मेरीगो ओएशिया हॉस्पिटल ने लॉन्च किया है मेंस न्यूरो एंड स्पाइनल इंजरीज के इलाज का बेहतर विकल्प, जो अब एक ही बार में कई तरह के इलाज किया जा सकता है। इसमें मरीज को आसान और बेहतर इलाज मिलेगा। जिला करता है वहीं स्पाइनल की हड्डियों में आर्थो का इलाज उसमें होता है। बहुत मरीज अगर एक्सीडेंट होता है कुछ इफेक्टिव आता है तो बहुत ज़्यादा होता है। तो इसमें दोनों का जो कॉम्बिनेशन है उसका किस तरीके से इस पर असर है? क्या आप जो इलाज करते हैं तो न्यूरो और आर्थो दोनों का किस तरह कॉम्बिनेशन? जो हमारी वर्टिब्रा है, जो हड्डियों से बनी है, और उसके अंदर जो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो हमारी स्पाइनल कॉर्ड है। और उस स्पाइनल कॉर्ड से नसें निकलने वाली नसें हैं जो हाथ में और पैर में जाती हैं, जिससे हमें बीमारी होती है। इसका मतलब यह हुआ कि स्पाइनल कॉर्ड और स्पाइन इंट्रिकेटली लिंक्ड है। तो अगर हमें स्पाइन डिसऑर्डर्स का राइट इलाज करना है तो हमें यह समझ पाना चाहिए कि कौन सी बीमारी सिर्फ हड्डी के बढ़ने से हो रही है, कौन सी बीमारी नस के दबने से हो रही है, कौन सी बीमारी स्पाइनल कॉर्ड के अफेक्ट होने से हो रही है। यही उससे निकलने वाली नसें हैं, वो बीमारी का इंट्रिंसिक कारण है। तो वो दोनों एक दूसरे से इस तरह जुड़ी हुई हैं कि उनको अलग अलग देखना ना ठीक है ना संभव करते हैं। तो फिजियोथेरेपी में कहीं ना कहीं इफेक्ट करती है, नसों में बहुत ज्यादा प्रेशर दबाव पड़ता है। तो क्या वो सही एक स्टेज पर होना चाहिए आपके हिसाब से? क्यों आप अगर दोनों चीजें एक मरीज के साथ कर रहे हैं तो फिजियोथेरेपिस्ट को कितने टाइम बाद उसमें लेना चाहिए? फिजियो का रोल क्या है? फिजियो क्या करती है? फिजियो के दो काम है। पहला काम है मोडालिटी से दर्द को राहत देना या जो वीक मसल से उनको स्ट्रॉन्ग करना, और दूसरा काम है जो हम सबसे कम करते हैं, वो इंसान को ये सिखाना कि अपने मसल को खुद कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकता है। देखिए, जैसे आपने नेक या स्पाइन की बात करी, आपने कितने लोगों को देखा है जिसको इस साल 6 महीने पहले स्पाइन की दिक्कत हुई नेक में, फिर बैक में दिक्कत हो गई, फिर 2 साल बाद फिर दिक्कत हो गई, फिर दिक्कत हो गई। उसने फिजियो करी, 1 महीने के लिए ठीक हो गया, 3 महीने बाद फिर बीमार हो गया। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि अगर हम डिजीज को समझते नहीं हैं और हम उसका इलाज तो कर लेते हैं पर उसको ठीक करने की कोशिश नहीं करते, तो ऐसा होता है। तो अगर हम फिजियोथेरेपी के बाद उनको समझा पाए कि अपने मसल्स को कैसे ठीक रखना है, अपने लिगामेंट्स को कैसे स्ट्रॉन्ग रखना है, हम खुद क्या कर सकते हैं उस मसल और लिगामेंट को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए, तो हम इस डिजीज को बार बार होने से रोक पाए। तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमें यह डायग्नोज करना है कि एक व्यक्ति को ये सिम्टम हो क्यों रहा है, इसका जेनेसिस क्या है, इसकी इमीडिएट ट्रीटमेंट क्या है, और इसको आगे आने से इसकी रोकथाम क्या है। अगर हम दोनों ट्रीटमेंट एक साथ करेंगे तो ही हम उसका बेस्ट इलाज कर सकते हैं। अगर हमने 10-15 दिन दवाई खिलाई, फिजियोथेरेपी करी और 3 महीने बाद फिर सेम प्रॉब्लम हो गई, 6 महीने बाद फिर सेम, बॉडी का भार आपकी कमर। थैंक यू सर। सर, मींस इफेक्टिव कहाँ तक है इंजरी, स्पाइनल इंजरी और न्यूरो में, जो आपने नया कंसेप्ट मेरीगो एशियन हॉस्पिटल में जो लॉन्च किया है आज, उसका मेन कंसेप्ट क्या है? सो मेन कॉन्सेप्ट ये है सर कि बॉडी अलग अलग विभाग में नहीं होती है ना। मरीज नहीं समझ पाता है कि उसको किसकी बीमारी है। तो मेंस का बेसिक कॉन्सेप्ट है कि न्यूरो और उससे संबंधित जितनी भी बीमारियां हैं उसका इलाज सभी तरह के एक्सपर्ट्स मिलके एक साथ कर सकें। वो अगर साथ में मिलके करेंगे तो मरीजों को ज्यादा लाभ पहुंचा सकते हैं। और चाहे स्पाइन की इंजरी हो तो रिहैबिलिटेशन, ऑर्थोपेडिशियन, स्पाइन सर्जन, न्यूरोलॉजिस्ट, सारे लोग मिलके काम कर सकते हैं, न्यूरो सर्जन। ऐसे ही मान लो किसी को सिंपल गर्दन दर्द की बीमारी है, वो जान ही नहीं पाता कि उसको किसके पास जाना है, तो स्पाइन सर्जन, न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरो सर्जन, पेन स्पेशलिस्ट, सारे लोग मिलके उसका इलाज कर सकते हैं ताकि उपयुक्त इलाज उसे मिल सके। ग्राउंड रियलिटी क्या होती है उसकी? आप अगर सारे एक ही चीज में सब में काम कर सकते हैं, सारे एक पेशेंट का इलाज सभी डॉक्टर एक तरह से कर सकते हैं, तो इसे ग्राउंड रियलिटी क्या है? किस तरीके से सब तो क्या फोकस में ड्रोन सिस्टम है या उसका ऑपरेशन किस तरीके से होगा? देखिए, ग्राउंड रियलिटी ये है कि बॉडी में कई तरह की टिश्यूज एक साथ जुड़ी हुई हैं।
जैसे गर्दन है, उसमें एक रीढ़ की हड्डी भी है, स्पाइनल कॉर्ड भी है, उससे निकलने वाली नर्व्स भी हैं। तो कई तरह के जो स्ट्रक्चर है बॉडी के वो एक साथ जुड़े हुए हैं जिनसे बीमारी हो रही है। इसलिए अगर कई तरह के स्पेशलिस्ट मिलेंगे तो वो हर स्ट्रक्चर के एंगल से समझ के बेटर इलाज कर सकते हैं, ताकि मरीज को उपयुक्त इलाज मिल सके, ताकि जिसको सर्जरी की जरूरत है उसकी सर्जरी डिले ना हो, और जो बिना सर्जरी के ठीक हो सकता है उसे सर्जरी करना ना पड़े। तो हमारा आइडिएशन ये है कि राइट बंदा अकेला इलाज कर ले, और अगर उसको औरों की सपोर्ट की जरूरत है तो वो सपोर्ट मिल पाए। जैसे हम एक मेमोरी क्लिनिक चलाना चाहते हैं तो उसमें साइकियाट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, जीरियाट्रिशियन, न्यूरोलॉजिस्ट मिलके लोगों का इलाज कर पाएगा। तो सर इसमें एक चीज देखा जाता है कि हम स्टेज तो बढ़ा नहीं सकते इसकी, फर्स्ट स्टेज पे या सेकंड स्टेज पे, थर्ड स्टेज पे, करेक्ट। लेकिन हम इसको ये भी तो एक बना सकते हैं ग्राउंड में कि हम इसको स्टार्ट कहाँ से करें। स्पाइनल से, अगर स्पाइनल में है प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, जो में ज्यादा दिक्कत है, आपको तो ज्यादा दिक्कत है, ज्यादा बहुत ग्रिप ज्यादा हो चुका है, उसमें हम स्टार्ट कर सकते हैं न्यूरो का, या पहले न्यूरो को लेके हमने उसको देखिए एक्सीडेंटल वो बनाना पड़ेगा। देखिए, अगर आपको सुनपन है, जी झंझनाहट हो रही है, दर्द बहुत ज्यादा है या कमजोरी आ रही है, तो ये नसों से होता है। इसका मतलब आपकी नसें इन्वॉल्व हो गई। हाँ सर। अगर आपको खाली मस्कुलर स्टिफनेस है, इसका मतलब लिगामेंट और बोन की बात अभी है। तो सिम्टम हमें बताता है कि किस डॉक्टर की कितनी जरूरत हमें किस समय पे है। तो यहाँ सबसे अच्छी बात क्या है कि किसी के पास भी आए वो रिलेवेंट डॉक्टर के पास भेज देगा, क्योंकि तो सारे डॉक्टर एक ही टीम में हैं, उनमें कोई परस्पर कंपटीशन या विरोध नहीं है। तो सर्वाइकल और बोन जो बोलते हैं हम, रीढ़ की हड्डी जिसे बोलते हैं, दोनों का कॉम्बिनेशन तो एक ही रहता है, लेकिन सर्वाइकल पे इफेक्ट ज्यादा पड़ता है इसका, या हम जो हमारी बोन है उसके हिसाब से हम इसको ज्यादा असरदार बना सकते हैं। बीमारी चालू होती है मसल्स की कमजोरी से और लिगामेंट्स को ढीला पड़ने से, जिससे हमारी बोन्स पे दबाव पड़ता है जो नसों पे दबाव डालती है। जब पेन लंबा हो जाता है तो वो नसों की वजह से होता है। तो कोई भी लंबा पेन नसों के करंट के बदलाव की वजह से होता है। तो अगर हम उस बदलाव को वापस सेट कर पाए तो क्रॉनिक पेन को ठीक कर सकते हैं। तो अभी परसों एक रिपोर्ट आई है, बहुत जो न्यू बॉर्न बेबी होती हैं उनको बड़ा एक, अगर सही से ऑक्सीजन नहीं मिलती है तो वो अभी जो प्रेजेंट में आते हैं तो उनको बहुत एक सडनली झटके पड़ते हैं, हाथ पैर हिलाने पड़ते हैं, नर्व ज्यादा हो जाते हैं छोटे बच्चों में। उनका इलाज एक अभी ये इलाज मतलब ये बीमारी बहुत ज्यादा होती चली जा रही है, तो क्या कहीं ना कहीं इस पे भी कुछ होता है? देखिए, न्यूबॉर्न बेबी का मस्तिष्क डेवलप हो रहा होता है, अगर उसको ठीक से ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो मस्तिष्क ठीक से डेवलप नहीं हो पाएगा। वो ठीक से डेवलप नहीं हो पाएगा तो झटके की बीमारी, हाथ पैर में सुनपन। न्यूबॉर्न बेबी का मस्तिष्क डेवलप हो रहा होता है, अगर उसको ठीक से ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो मस्तिष्क ठीक से डेवलप नहीं हो पाएगा। वो ठीक से डेवलप नहीं हो पाएगा तो झटके की बीमारी, हाथ पैर में सुनपन, हाथ पैर में कमजोरी, दिमागी डेवलपमेंट ना होना, ये सब होगा। तो क्या इससे उसको तो इलाज कर सकते हैं? ऐसे बच्चों को पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट, रिहैबिलिटेशन, फिजियोथेरेपिस्ट, काउंसलर सबकी जरूरत है। तो हमारा आइडिया यही है कि इन तरह के मरीज